हेलो, मेरा नाम है रिया श्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीपी लाइव का नया शो खबर विलायती। हमारा मोटिव है विदेश की खबरें आपको बताना देसी भाषा में, जिससे हम सबको दुनिया की सारी खबरों और इश्यूज का आइडिया हो और हम जान पाएं कि विदेश में होने वाली घटनाओं का भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज इस वीडियो में बात करेंगे इन खबरों की। जानेंगे कि चाइना की चाल कैसे पड़ी पाकिस्तान पर भारी, बांग्लादेश में हिंदू विरोधी घटना का सच क्या है, नेपाल की सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार कैसे भारत के लिए राहत की खबर है, और अंत में बात होगी कि चाइना का स्पाइंग बलून नए कोल्ड वॉर में कैसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन उससे पहले इस शो की शुरुआत एक जीके के क्वेश्चन के साथ करेंगे, जिसका जवाब हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो भी वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है, दुनिया में आबादी अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चलिए अब खबरों पर आते हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को नेपाल के गृह मंत्री के पद पर दोबारा आसीन करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद आरएसपी ने रविवार को देश के सत्तारूढ़ गठबंधन से हटने का फैसला कर लिया। आरएसपी के केंद्रीय सदस्यों और सांसदों की संयुक्त बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। लामिछाने पिछले साल नवंबर में चुनाव में चितवन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने गए थे। काठमांडू पोस्ट की खबर के अनुसार नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी को फैसले में ये कहा था कि संसद की अपनी सदस्यता गवा बैठे हैं लामिछाने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो नागरिकता प्रमाण पत्र जमा किया था वो अवैध है। इस अखबार के अनुसार ऐसे में उनका मंत्री पद और पार्टी अध्यक्ष पद भी चला गया, क्योंकि इन पदों पर आसीन रहने के लिए व्यक्ति को नेपाली नागरिक होना जरूरी है। इस खबर के मुताबिक 29 जनवरी को उन्होंने पुनः नागरिकता यानी कि री सिटीजनशिप हासिल की और उसके बाद प्रचंड से मिलकर उन्होंने मांग की कि उन्हें दोबारा गृह मंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से मना कर दिया। लामिछाने को पिछले साल 26 दिसंबर को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। उससे पहले उनकी पार्टी आरएसपी संघीय चुनाव यानी कि फेडरल इलेक्शंस में 20 सीट जीतकर संसद में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। टेलीविजन हस्ती लामिछाने साल 2013 में सबसे लंबे समय के टॉक शो की मेजबानी कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर चुके हैं और तब सुर्खियों में आए थे। लामिछाने ने आरएसपी की केंद्रीय समिति की संयुक्त बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अतीत में भी ऐसा कई बार हो चुका है कि उन्हें विवादों में फंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन वह उनसे बाहर आने में सफल रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि गठबंधन सरकार से हटने के आरएसपी के फैसले का प्रधानमंत्री प्रचंड के राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ सकता है। अब इस सब से भारत पर क्या असर पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। दरअसल पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल 4th कन्वेंशन से हैं, वो केपी शर्मा ओली के समर्थन से नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे। ओली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी से हैं। ओली नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। ओली चाइना के पक्षधर माने जाते हैं। उनके सत्ता में रहने के दौरान कई बार चीन के कहने पर वो भारत से रिश्ते खराब कर चुके हैं। इसके अलावा नेपाल में चुनाव प्रचार के दौरान भी भारत के खिलाफ अपने देश के लोगों में नफरत का बीज बोने और दुष्प्रचार करने की कोशिश कर चुके हैं। केपी शर्मा ओली ने प्रचार के दौरान कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नेपाल के उन हिस्सों को वापस लाएंगे जिन पर भारत अपना होने का दावा करता है। ओली ने लेपुलेख, कालापानी और लिम्पाधुरा को नेपाल में शामिल करने का वादा भी किया था। ये वो जगहें हैं जिन्हें भारत उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। ओली भारत पर उन्हें सत्ता से हटाने का आरोप भी लगा चुके हैं। इस सब के अलावा अयोध्या पर भी उनकी टिप्पणी विवादों में रही थी, तो इसलिए नेपाल की सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार भारत के लिए थोड़ी सी राहत की बात है। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है और देश के डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान को कर्ज नहीं मिल रहा है और उसे आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को उसके आयरन ब्रदर चीन ने भी धोखा दे दिया है और बिना शर्त लोन देने से किनारा कर लिया है।
चीन अब तक CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर भारी भरकम कर्ज पाकिस्तान पर लाद चुका है। इस बीच भारत के एक्शन में आने के बाद चीन ने श्रीलंका को कर्ज में राहत दे दी है। एक्सपर्ट्स चीन की पाकिस्तान के साथ इस धोखेबाजी को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कि लाजमी भी हैं। अमेरिका के विल्सन सेंटर में डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और पाकिस्तानी अफेयर्स के एक्सपर्ट माइकल कुगलमैन ने बताया है कि चीन ने श्रीलंका को कर्ज चुकाने के लिए 2 साल की राहत दे दी है। चीन ने अभी तक पाकिस्तान को कर्ज में राहत का प्रस्ताव नहीं दिया है। वो भी तब है जब पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी है और खतरनाक तरीके से डिफॉल्ट होने की कगार पर है। कुगलमैन ने सवाल किया, पाकिस्तान को कर्ज में राहत नहीं देने के चीन के फैसले की क्या वजह हो सकती है? उन्होंने कहा कि एक वजह यह हो सकती है कि श्रीलंका के कुल कर्ज का 52% चीन का है, वहीं पाकिस्तान के कुल कर्ज का 30% हिस्सा ही चीन ने दिया है। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया है कि चीन पाकिस्तान को $9 अरब का नया कर्ज दे रहा है। बट द प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। चीन की डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में कई लोग जानते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की बदहाली का फायदा उठाने पर उतारू दिखता है चीन। यही डेट ट्रैप का इस्तेमाल कर चीन ने श्रीलंका की हालत को दूभर कर दिया और अब वही चीन इतने दिन बाद श्रीलंका को राहत दे रहा है। पर चीन की वजह से ही IMF नहीं दे रहा था पाकिस्तान को फुल सपोर्ट। हुआ यूं कि पिछले साल IMF ने पाकिस्तान से कहा था कि वो चीन के साथ हुए उन एनर्जी एग्रीमेंट्स को फिर से आंकलन करे, उनके बारे में सोचे, जिसके तहत उसे $300 अरब की रकम अदा करनी है। ये रकम देश में मौजूद कई चाइनीज कंपनियों को अदा की जानी थी। जून 2022 में दोहा में हुई वार्ता में पाकिस्तान ने जब $3 अरब के बेल आउट पैकेज का जिक्र किया तो उसे एक करारा जवाब मिला था। IMF का मानना था कि चीनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPP पाकिस्तान से कई ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान नहीं माना और उसने कई डील साइन की, जिसने वहां का हाल दूभर कर दिया और पाकिस्तान फिर पहुंच गया IMF के पास। पिछले 60 सालों में IMF ने पाकिस्तान को 22 बार कर्ज दिया है, लेकिन हर बार कुछ शर्तें लगाई गई हैं। इस बार कर्ज काफी कम है, तो बेसिकली चीन लोन में राहत भी नहीं दे रहा है और IMF से मिलने वाली राहत पर भी रोड़ा बना हुआ है। चाइना पाकिस्तान पर डेट ट्रैप यूज करेगा और इस सिचुएशन का पूरी तरह से फायदा उठाएगा। बांग्लादेश में शनिवार देर रात एक के बाद एक हमलों में उग्रवादियों ने 14 मंदिर तोड़ दिए। घटना ठाकुरगांव डिस्ट्रिक्ट के बलियादंगी उपजिला की है। क्षतिग्रस्त मंदिर और टूटी मूर्तियां देखकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मंदिरों के आसपास पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। यहाँ की पूजा उत्सव परिषद के महासचिव ने मीडिया से बात की और बताया कि अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ अज्ञात लोगों ने आसपास के गांव के कुछ मंदिरों पर हमला बोल दिया और मंदिरों के साथ बने तालाबों में फेंक दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार की रात कई गांवों में मंदिर पर हमला होने की बात सामने आई है। ठाकुरगांव के पुलिस प्रमुख ने ये भी कहा कि ये स्पष्ट रूप से क्षेत्र में शांति व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से किया गया है। उग्रवादियों की पहचान की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदू लगातार कम होते जा रहे हैं। हिंदू वहां की आबादी में 2% से भी कम बचे हैं। पहले जब ये पूर्व पाकिस्तान था तब भी हिंदुओं पर खूब कहर भर पाया। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद उम्मीद थी कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के दिन बेहतर होंगे, लेकिन हिंदू समुदाय को निशाना बनाने की घटनाएं अब भी बदस्तूर जारी हैं। हिंदू समुदाय के तमाम लोग इसी वजह से हर साल पलायन करते हैं और ज्यादातर शरणार्थियों के रूप में भारत आते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन्हीं अल्पसंख्यक हिंदू और बौद्ध और जैन समुदाय को नागरिकता देने के लिए CAA कानून बनाया था। बांग्लादेश में हर बार हिंदू विरोधी हिंसा की घटना का भारत कड़ा विरोध करता है। हर बार बांग्लादेश की सरकार की तरफ से आगे से ऐसी घटनाएं न होने देने की बात कही जाती है, लेकिन ठाकुरगांव में हुई ताज़ा घटना से साफ हो गया है कि सरकार भी कट्टरपंथियों के सामने किसी तरह से झुक गई है। हालांकि बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने हमेशा कट्टरपंथ को देश के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उम्मीद कम ही है
कि ठाकुरगांव में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी, जबकि कार्रवाई न होने से कट्टरपंथियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। अमेरिका के हवाई क्षेत्र एयरस्पेस पर पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे चीन के जासूसी गुब्बारे को शूट डाउन कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश मिलते ही यूएस एयरफोर्स ने हाईटेक F-22 एयरक्राफ्ट की मदद से चीनी गुब्बारे को मार गिराया। गुब्बारे को गिराने के लिए सिंगल साइड विंडर मिसाइल दागी गई। जासूसी गुब्बारे के मलबे से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, इसीलिए इसे अमेरिका के साउथ कैरोलिना के समुद्री तट से करीब 9.6 किलोमीटर यानी कि 6 मील दूर अटलांटिक महासागर में शूट डाउन किया गया। जासूसी गुब्बारे को शूट डाउन करने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट ने अमेरिका के वर्जीनिया के लैंगली एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी थी। अमेरिका के इस कदम से चीन बुरी तरह से भड़क गया है। गुब्बारा गिराए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम चाहते थे कि अमेरिका इस मुद्दे को शांति के साथ हल करे, लेकिन अमेरिका ने हमारे सिविलियन एयरशिप को जासूसी गुब्बारा बताया और उसे मार गिराया। इसके खिलाफ हम अपना विरोध जताते हैं। अमेरिका ने इसे अंजाम देकर अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन किया है। चीन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अमेरिका के साथ कई बार इस बारे में चर्चा भी की है। हमने ये बताया था कि हमारा सिविलियन एयरशिप गलती से अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आ गया। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमने पहले भी कहा था कि इस गुब्बारे से अमेरिका को किसी तरह का सैन्य खतरा नहीं है। चीन का जासूसी गुब्बारा गिराए जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे इस गुब्बारे के बारे में जैसे ही बताया गया, मैंने पेंटागन यानी कि यूएस रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय वहां पर तुरंत कॉल किया और बोला कि गुब्बारे को शूट डाउन किया जाए। उन्होंने ये फैसला किया कि गुब्बारे को गिराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसके मलबे से जमीन पर किसी को नुकसान न पहुंचे। इसलिए गुब्बारे को तब शूट डाउन किया गया जब वह समुद्र के ऊपर था। आपको बता दें कि जिस मोंटाना क्षेत्र में चीन का जासूसी गुब्बारा उड़ रहा था, वहां पर अमेरिका का एक न्यूक्लियर मिसाइल क्षेत्र है। अमेरिकी सेना को शक था कि वो जासूसी गुब्बारा उन संवेदनशील इलाकों की ओर से गुजरेगा और कई जरूरी जानकारी चीन तक पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि उस गुब्बारे का आकार काफी बड़ा था, मलबा नीचे गिरने का भी डर था, इसलिए इसे गिराने का फैसला लेने के लिए काफी टाइम लगा। अब इससे क्या रिस्क है वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ा रिस्क है कि बलून क्राइसिस यूएस और चाइनीज फोर्सेस के बीच की सिचुएशंस को और टेंस कर सकता है। ये टेंस सिचुएशन साउथ चाइना सी और ताइवान की इर्द गिर्द घूमती रही है। एक मिसकम्युनिकेशन दो शिप्स के कैप्टन के बीच एक मिलिट्री क्लैश में तब्दील हो सकती है। यही कारण है कि शांति बहाल करने की सलाह देने वाले विशेषज्ञ अमेरिकी वायुसेना के जनरल द्वारा लिखे गए एक लीक मेमो से काफी लोग निराश हुए। माइकल मिनीहान ने चेतावनी दी कि उनका गट उन्हें बताता है कि अमेरिका को 2 साल के भीतर ही चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि चीन के साथ ये युद्ध इनएविटेबल है। फिलहाल खबर विलायती में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आज के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। आज का क्वेश्चन था कि दुनिया में आबादी अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका जवाब है दुनिया में आबादी अनुसार सबसे बड़ा शहर है जापान का टोक्यो। टोक्यो की पॉपुलेशन इस समय 14 मिलियन से भी ज्यादा है। तो फिलहाल खबर विलायती में इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे।